Hello my dear students. So let's start with our next topic, example number 9.1. I am reading the question, pay attention. Suppose that the lower half of a concave mirror, let's say this is our concave mirror. The lower half of the concave mirror's reflecting surface is covered with an opaque means non-reflective material. So this is the principal axis. So lower part is the covered by the non-reflecting surface. Let's say this is the covered portion. What effect will this have on the image of an object placed in front of the mirror? यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज में क्या चेंजेस आएंगे? सी द स्टडी द केस व्हाट वी हैव डन हियर. यहाँ पे हमने ये किया है कि जो मिरर है उसका आधा लोअर पोर्शन हमने कवर कर दिया है. So this part is not more reflecting now. The reflecting portion is only this upward, this one only. This one is the non-reflecting. This is the opaque surface right now. So what will happen to the image? See, एक चीज याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें से कितने रेज निकलते हैं? इनफाइनाइट. One object can produce infinite rays. That means यहां से infinite rays निकल रही है और वो infinite rays पूरी मिरर पे इंसिडेंट हो रही थी. So we can say कि half of the infinite rays are blocked. Now the remaining is only half infinite rays. But still, these half infinite rays, number of these half infinite rays are still enough to produce the image. नो डाउट कि हमारे पास इनफाइनाइट रेज थी, उसमें से मान लो कि आधी अब रिफ्लेक्ट होकर आएगी ही नहीं, बट फिर भी हमारे पास आधी बची. और ये जो नंबर ऑफ रेज जो बची हमारे पास वो भी इतनी ज़्यादा है कि एक इमेज तो प्रोड्यूस कर ही सकती है. बट यहाँ पे सरफेस आधी ब्लॉक हो चुकी है, नंबर ऑफ रेज हाफ हो चुके हैं. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? स्टिल इन दिस केस image will be produced, a whole image. इमेज तो पूरी बनेगी बट नंबर ऑफ रेज जो कि रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो कम हो गई है, बट इंटेंसिटी विल डिक्रीज. ठीक है, तो नंबर ऑफ रेज अभी भी उतनी तो है, इमेज बना ले उतनी, बट ये नंबर ऑफ रेज पहले की कंपैरिजन में थोड़ी कम है, सो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 9.2. अ मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. ओके, अगेन दिस इज द कॉन्केव मिरर and a mobile phone is lying like a this is the pole, this is the F and this is the C. So mobile phone is lying like this. The last surface is placed on the C. Ready? Show by suitable diagram the formation of this image. भाई यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी ये हमें बताना है. Explain why the magnification is not uniform. चलो अब देखो, हमने कॉन्केव मिरर के केस में क्या पढ़ा था कि if object is placed on C तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? C पे ही बनेगी और लेफ्ट हैंड साइड बनेगी तो सेम साइज की बनेगी. सो दिस इज द image of this portion. Let's say this portion is a B
सो ये तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे बी डैश, इसका एग्जैक्टली उल्टा। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो इमेज जो है वो मिरर से दूर जाएगी, इमेज मिरर से दूर जाएगी और बड़ी होगी। सो दिस पोर्शन इज टूवर्ड्स द मिरर, सो इमेज ऑफ दिस पोर्शन विल बी अवे फ्रॉम द मिरर एंड विल गेटिंग बिगर एंड बिगर लाइक दिस। सो यहां पे अब जो इमेज है वो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड है तो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो लाइक दिस, इसकी कंपैरिजन में एग्जैक्टली इन्वर्टेड है ये इमेज। ठीक है, अब ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, रीजन दे दिया कि क्यों यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन नहीं है। भाई देखो इमेज जैसे जैसे बड़ी हो रही, रीजन मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द मिरर, इमेज विल बी अवे फ्रॉम द मिरर एंड गेटिंग बिगर एंड बिगर। अब इसका हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। रे डायग्राम में हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको 4 रे सिखाई थी, वो 4 में से ही कोई भी 3 रे का यूज आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग द रेज विद द रेड पेन। assume the one ray is a parallel ray will pass from the F, so it will be like this। रेडी, ये पहला रे हो गया। अब दूसरे रे में क्या करेंगे, तो भाई दूसरा रे जो है हमारा ये F में से पास हुआ, ठीक है। अब F में से पास हुआ है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 रे। यू कैन यूज 2 और मोर देन 2 रेज टू ड्रॉ एन इमेज, ठीक है। कंप्लीट, यहां पर भी आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नाउ एग्जांपल 9.3। An object is placed at 10 centimeter in first case and 5 centimeter in second case in front of a concave mirror. Again this is the case of concave mirror. Let's draw it by small diagram because यहाँ पे 2 केस है। concave mirror P, F and C. Concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Radius of curvature means distance between P to C. So this is the 15 centimeter distance. So let's write the data. You have given R is equal to, and this R is on left hand side, so it is a minus 15 centimeter. Right now object is at 10 centimeter, है ना। तो object 10 centimeter पे, तो देखो ये 15 है, तो ऑब्वियसली हमारा ये डिस्टेंस कितना होगा, उसका हाफ मीन 7.5 सेंटीमीटर। सो F इज गिवन माइनस 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, F इज इक्वल टू R/2, ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है इमेज के बारे में, नेचर, मैग्निफिकेशन, एवरीथिंग अबाउट द इमेज। ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कहाँ होगा, ये यहाँ से इतना 7.5 है, यहाँ से इतना 15 है, ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में होगा। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F एट समवेयर, ठीक है। नाउ यूज द टेबल जो मैंने आपको सिखाया था कि ऑब्जेक्ट जब C और F के बीच में होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब C और F के बीच में होता है तो इमेज कहाँ मिलती है। सो हमने पढ़ा था कि ये केस में इमेज जो होती है वो बियॉन्ड C मिलती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि इमेज जो है वो बियॉन्ड C मिलेगी, और बियॉन्ड C है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलेगी। दिस कुड बी द इमेज।
अगर तुम्हें ये बोला कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, ये यहां से लेके ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, सो ऑब्वियसली हमें इतना तो पता चल जाएगा कि भाई ये इमेज डिस्टेंस जो है वो 15 से तो ज्यादा ही आएगा। प्राइमरीली तो हम इतना कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, 15 से ज्यादा है। तो 15 से ज्यादा मतलब कितना, लेट्स फाइंड इट। सो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमारा मिरर फॉर्मूला। सो f है हमारा -7.5, सो f की जगह डाल दो -7.5, v हमें फाइंड करना है, और u की वैल्यू है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सो u इज -10 सेंटीमीटर। सो 1/v इज इक्वल टू -1/7.5, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और वो माइनस हम लेफ्ट में ले लेंगे तो हो जाएगा +1/10। ठीक है, अब क्या करना है, बस सिंपली इसको सॉल्व करना है। 1/v इज इक्वल टू, आप एलसीएम भी ले सकते हो और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। 10 यहाँ पे ले लो, सो -10 प्लस 7.5/7.5 इंटू 10। इसको सॉल्व करके जब v फाइंड करोगे, सो विल है v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब जो मैंने पहले बोला था कि v की वैल्यू 15 से तो ज़्यादा ही आएगी, 30 वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। तो उसमें देखो अगेन सेम मिरर P F C, और अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर पे है। अब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब सेम, बाकी सब तो वैल्यू वही की वही। 5 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, तो फोकल लेंथ ही हमारी 7.5 है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रखा है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कुड बी हियर समवेयर। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन और सब तो फाइंड करना रहेगा ना, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इज इक्वल टू -v/u, है ना। सो m इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। v इज गिवन बाय -30 एंड u इज गिवन बाय, u इज -10, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो m इज इक्वल टू -3। एंड ये इमेज लेफ्ट हैंड साइड है तो वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो अब ये केस में हमें पता है कि भाई हमारे टेबल में जो लास्ट केस है वो इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, सो इमेज हमें मिलेगी यहां पे। ठीक है, चलो, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो f इज इक्वल टू 1/, focal length is given by -7.5, so -7.5, v हमें फाइंड करना है और u दिया है हमें -5। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा 5, लेफ्ट हैंड साइड इसलिए माइनस। सो -1/7.5 इज इक्वल टू 1/v, प्लस माइनस हो जाएगा -1/5, और उसको हम ले लेंगे लेफ्ट में। सो -1/7.5 प्लस 1/v, सॉरी 1/5 इज इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करो, 5 यहाँ पे जाएगा, -5 प्लस 7.5/5 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल हैव द v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू यू विल गेट, है ना, क्योंकि हमें पता था कि ये राइट हैंड साइड पे मिलेगा, तो ये हमें v की वैल्यू प्लस मिली। रेडी, नाउ वी नीड टू फाइंड द मैग्निफिकेशन, सो यू कैन यूज द फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u, माइनस एज इट इज v is given by +15 and u is given by -5, minus minus cancels, so m is equal to +3. Ready?
चलो so you can also see in the textbook also. So now let's move towards our next numerical. Example 9.4. Pay attention. Suppose while sitting in a parked car, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror. अब यहाँ पे तुमको ये नहीं बोला कि कौन सा मिरर है, कॉन्केव है कॉन्वेक्स है, बट ऐसा बोला कि साइड व्यू मिरर है. तो ऑलवेज रिमेंबर, रीड द टेक्स्ट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि ये उसका कंसेप्ट है. वहाँ पे लिखा हुआ कि कौन से मिरर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. साइड व्यू मिरर में यू ऑलवेज यूज इन साइड व्यू मिरर्स, they use always convex mirrors. Ready? So यहाँ पे ये हो जाएंगे convex mirror. So let's draw it by a suitable diagram. This is the convex mirror and a jogger is we can say right now here. The side view mirror of R is equal to 2 meters. So radius of curvature is given by. So these R will obviously on the right hand side, P, F and C. So this distance R is given by 2 meter. Now this R is on right hand side, so R will be positive plus 2 meter. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, our jogger is running at a V is equal to the velocity. This V is the velocity, 5 meter per second. How fast the image of the jogger appear to move? Okay, means jogger जो है इतनी स्पीड से रन कर रहा है, उसकी इमेज की स्पीड कितनी दिखेगी, ये हमें फाइंड करना है. सबसे पहले दिया है केस नंबर ए कि 39 मीटर. मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 39 मीटर पे है, ठीक है. u इज इक्वल टू 39 मीटर. अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये होगा माइनस. सी द केस केयरफुली, क्योंकि इसमें ए बी सी डी 4 केस दिए. हमें मैं सिर्फ एक ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के 3 जो है वो आपको होमवर्क पे करने रहेंगे, ठीक है. ओके, सो u is given by minus 39 मीटर. तो हम पहले क्या देखेंगे कि जब वो 39 पे था तब इमेज कहाँ पे थी. सो वो केस के लिए हम v फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u. सो f इज गिवन बाय r2 है तो ऑब्वियसली f हो जाएगा हमारा प्लस 1. सो f इज 1 एंड ये v तो फाइंड करना है प्लस 1 अपॉन u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट नाउ है 39, तो लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस 39. सो इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 39. सो 1 प्लस 1 बाय 39 इज इक्वल टू 1 बाय v. सो 39 प्लस ए पे करते चलो, वहाँ पे दूसरा केस आ जाएगा. 39 प्लस 1 तो 39 प्लस 1 बाय 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन v. 39 प्लस 1 इज 40 बाय 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन v. सो v इज इक्वल टू 39 बाय 40. इसको कैलकुलेटर से करना, आपको कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है. चलो, अगर 39 बाय 40 रखोगे तो भी चलेगा, वो डजंट मेक एनी डिफरेंस. नाउ ऑब्जेक्ट इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो इनिशियली वो 39 पे था. सो आफ्टर 5 सेकेंड
आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर दौड़ रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद वो 5 मीटर आगे आ जाएगा। मान लो यहां पे आ गया, कितना है ये डिस्टेंस, 5 मीटर। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, 34 मीटर। सो अब हमारा यू हो गया -34 मीटर। v आपको फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर अगेन, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1 इज इक्वल टू 1/v and u is -34. So 1/v is equal to 1 plus 1/34. So 1 by v is equal to 34 plus 1 by 34. So v is equal to 34 by 35. ठीक है। सो ये आ गया आपका दूसरा पोजीशन। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो कि पहले केस के लिए अगर तुमको इमेज जो है यहां पे मिलती है समवेयर हियर, ये अप्रोक्सीमेशन है, और दूसरे केस के लिए ये मिलेगी यहां पे, एक डिस्टेंस होगा ये और एक डिस्टेंस होगा ये। अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके आपको देखना है कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है। जो डिस्टेंस ज्यादा है वो यहां लिखना है, जो डिस्टेंस कम है वो यहां लिखना है। ठीक है। सो हमें तो एक्चुअली में फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो इमेज यहां से यहां पहुंच गई कितने मिनट में, 1 सेकंड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी यहां से यहां 1 सेकंड में आया। सो वैल्यू मेक द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, ये बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करो। सो बिगर वैल्यू माइनस smaller value, so you will get something value. This value is your velocity of image और यूनिट आएगा उसका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो कि इसका आंसर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है 1/280। आपको पॉइंट में भी आएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो अगर ये आंसर आ रहा है, सो दिस इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। सो ये केस नंबर 1 है। ऐसा आपको केस नंबर 2 करना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 29 मीटर। सो पहले यहाँ पे u इज इक्वल टू -29 रखना है, सॉल्व करना है। 1 सेकंड के बाद 5 मीटर आगे जाएगा, तो 29 में से 5 लेस हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा -24। अगेन आपको करना है, अगेन बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करना है। जो आंसर आया ये आपकी वेलोसिटी। ठीक है। सो यस, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, है ना, क्योंकि वो सब एक प्रोसेस तो मैं यहाँ पे करूंगा तो टाइम पूरा उसी में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज अ रिफ्रैक्शन। पे अटेंशन। सो जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली वो समझ लेते हैं कि when light travels from one medium to another medium, it always bends by some value. Basic phenomena of refraction. देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट जो मीडियम से आ रही थी, यहां पे एयर था, एयर से लाइट आई, टकरा के वापस एयर में ही चली गई, है ना। बट रिफ्रैक्शन में क्या है, सपोज ये है एयर, जिसको हम बोल देंगे मीडियम 1, और ये मान लो ये है पूरा वाटर, जिसको हम बोल देंगे मीडियम 2। सो लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है।
हमने एक्चुअल में लाइट को ऐसे फेंका था। सो ऑलवेज अवर लाइट विल बेंड्स बाय सम वैल्यू। तो बैंड यहां पर भी हो सकती है और बैंड यहां पर भी हो सकती है। ठीक है, अब कहां बैंड होगी वो बाद में देखेंगे, बट लाइट ऑलवेज बैंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस बैंडिंग फिनोमिना इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन। अब हम ये देखते हैं कि कहां पे बैंड होगी। ये जो बैंड हुआ ये हमारा नॉर्मल है, तो ये बैंड को बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये बैंडिंग को बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा हम बोलेंगे। सो when will your ray performs this kind of bending towards the normal and when the away from normal? It depends upon the refractive index, जिसको हम बोलेंगे n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे? n। कुछ रेफरेंस बुक में n की जगह म्यू भी लिखते हैं, है ना, बट यहां पे हम इसको टेक्स्ट बुक में n लिखा है तो हम n लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक वैल्यू होता है, एक नंबर होता है। हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो क्या डिनोट करता है ये नंबर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट्स द ऑप्टिकल डेंसिटी of medium। ओके, क्या होता है ये ऑप्टिकल डेंसिटी? आपका मीडियम रेयर है कि डेंस है, ये देखते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर छोटा है तो वो रेयर मीडियम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर ज्यादा है तो वो डेंस है। ठीक है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि कौन सा मीडियम रेयर है, मतलब पतला मीडियम, और कौन सा मीडियम डेंस है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होता है वो होता है रेयर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो होता है डेंस मीडियम। अब सबसे पतला मीडियम कौन सा है? रेयरेस्ट मीडियम, तो एयर। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता। सबसे पतला मीडियम है एयर, बाकी के सारे मीडियम एयर की कंपैरिजन में डेंस है। ठीक है, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको बेसिकली दी होती है क्वेश्चन में, बट कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे एयर का 1 है, वाटर का 1.33 है, और ग्लास का है 1.5। इतने आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारा रे टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। सो व्हेन रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंस, अगर रे ट्रैवल कर रही है रेयर टू डेंस में, जैसे कि हमारे केस में एयर से वाटर में जा रहा है, ये वाटर है, एयर से वाटर है, मतलब रेयर से डेंस है। सो ऑलवेज shifts towards normal। ठीक है, अगर रे रेयर से डेंस में जाता है तो ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड द नॉर्मल, ये होगा। दूसरा यहां पे लिखता हूं, इफ रे ट्रेवल्स फ्रॉम dense to rare, then always shifts away from normal। 10th में आ चुका है,
और यहाँ पे भी आया है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये दोनों केस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये है, अगर ये वाली फिनोमिना होगी तो ये होगा, हमारी ये प्रोसेस में तो यही होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रेयर टू डेंस जा रहा है। अगर डेंस टू रेयर जाता होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। रिफ्रैक्शन के लॉज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल दैट रीड फ्रॉम हियर केयरफुली, अच्छे से पढ़ो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।